कारगिल की लड़ाई, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, ये युद्ध जो है ये सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी और इसी जीत को हम हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे कारगिल युद्ध से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। नमस्कार संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि कारगिल युद्ध से पहले एक समझौता हुआ था जिसे लाहौर समझौता भी कहते हैं, उस समझौते के बारे में कुछ बताइए। देखिए समृद्धि जी, लाहौर डिक्लेरेशन या लाहौर समझौता जिसे हम कहते हैं, उसके पीछे की भी एक पृष्ठभूमि है, उसको थोड़ा मैं कोशिश करूँगा बताने के लिए। हाँ जी। एक्चुअली 19 फरवरी को एक ऐतिहासिक विजिट होती है जिसे हम बस डिप्लोमेसी कहते हैं। ओके। और आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ये बस यात्रा बस डिप्लोमेसी स्टार्ट करते हैं और ये एक बहुत बड़ा पहले पॉज था, तो उस हमारे बायलैटरल रिलेशन में एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। और उधर नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी एक डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान जाते हैं और कहते तो ये है कि वो जाने की इच्छुक नहीं थे, वो बॉर्डर तक ही गए। लेकिन जब बॉर्डर पर पहुँचे तो नवाज शरीफ बोले कि अब घर तक तो चलेंगे ही, यदि आप आ गए हैं तो घर तक तो चलेंगे ही जी। और वो जो डेलीगेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उसमें जावेद अख्तर थे, देवानंद, मैन कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा, आप समझ सकते हैं। और एक अच्छा डेलीगेशन था। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो कल्चरल इंट्रैक्शंस को रिस्टोर करने के लिए और एक जो पीपल टू पीपल जो डायलॉग है वो बढ़ाने के लिए, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था उसको पूरी तरह से रिस्टोर करने के लिए एक कवायद थी। और वाजपेयी जी ने इस बस डिप्लोमेसी को, इस यात्रा को उन्होंने बोला कि अमन का पैगाम लेकर हम आए हैं और बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत होता है बाघा बॉर्डर पर। फिर वो रिसीव करके वहाँ जाते हैं वो लाहौर में। तो लाहौर में 20 तारीख पहुँचते हैं और 21 फरवरी को 1999 में ये लाहौर डिक्लेरेशन होता है। और ये कहा जाता है कि लाहौर डिक्लेरेशन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन इसलिए भी था क्योंकि दोनों देश जो पिछले 50 साल से आपस में लड़ रहे थे और एक पूरी तरीके से एक जो संदेह आपस में रहता है, रक्तरंजित रहा इतिहास। आप देखें 65 का वॉर, इसके पहले 1948 का वॉर, तो एक लीडरशिप का प्रयास ये था कि पड़ोस में अमन चैन होना चाहिए। स्पेशली मैं वाजपेयी जी की बात कर रहा हूँ, कहते थे कि हम पड़ोस नहीं बदल सकते हैं। सही बात है जी। तो एक जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी को लेकर के वाजपेयी जी का प्रयास था कि हमें मधुर संबंध रखने चाहिए और उनकी ये फिलॉसफी जो ऐसी बहुत ही मधुर थी। और इसीलिए उस फिलॉसफी के तहत वो जब लाहौर जाते हैं तो उन्होंने कहा मैं अमन का जो पैगाम है वो लेकर के आया हूँ, शांति का पैगाम लेकर आया हूँ। तो और जो नवाज शरीफ थे वो भी बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किए। दोनों लोगों ने डिक्लेरेशन पर साइन किया। उस डिक्लेरेशन में कहा गया कि हम लोग जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972, 2 जुलाई 1972 में हुआ था, और वे जो 1971 में जो वॉर हुआ, उस वॉर के बाद तुरंत ये शिमला एग्रीमेंट होता है। और उसी एग्रीमेंट के तहत जो है ये जो लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, LOC जिसे हम कहते हैं, ये अपने अस्तित्व में आता है। तो इस लाहौर डिक्लेरेशन में कहा गया है कि हम रिस्पेक्ट करेंगे, LOC को रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी सेंसिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, किसी भी तरह की इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा और दोनों सेनाओं जो सरहद है वो महफूज होगी, सरहद में सौहार्द होगा। तो इस तरीके की बातें कही गई और बहुत ही एक वार्म वेलकम था। एक अच्छा, पहली बार दुनिया को लगा कि ये ऐसे देश थे जिनका अस्तित्व ही संघर्ष में हुआ हो। पाकिस्तान का जन्म ही एक बड़ा संघर्ष के टाइम था, वॉर हुआ था उस समय। तो एक मैंने जैसे कहा कि एक ब्लड सेड हिस्ट्री रही है, तो दुनिया को भी एक लगा कि ये तो बहुत ही बड़ा एक बेंचमार्क होने वाला है। लेकिन कहते हैं कि अपनी जो कुछ हरकतें हैं, कुछ चीज़ें होती छूटती नहीं हैं।
वही हुई भारत के साथ। भारत के साथ विश्वासघात हुआ, और वो विश्वासघात जो है वो ऐसा विश्वासघात था कि ऐसा भी नहीं था कि 2 साल बाद हुआ, 4 साल बाद हुआ, बहुत लंबे टाइम बाद हुआ। वो एक तरफ तो अमन का पैगाम चल रहा था, एक तरफ हम LOC के बारे में सरहद पर शांति और भाईचारा की बात कर रहे थे, और दूसरी उसी सरहद पर परवेज़ मुशर्रफ जो तत्कालीन वहाँ के जो चीफ थे आर्मी के, वो ट्रेनिंग दे रहे थे कारगिल वॉर की, और कि कैसे हम इस वॉर को स्टार्ट करें, कैसे इन्फिल्ट्रेट करें और कैसे LOC को क्रॉस करें। मेरा अगला सवाल यही है आपसे कि कारगिल वॉर ने कैसे ये समझौते को ख़त्म कर दिया? जी समृद्धि जी, उसी पर मैं आ रहा था कि फाइनली क्या हुआ कि जब मैंने कहा कि 2 नेता अमन, जो शांति है, अमन का पैगाम है, उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार कर रहे थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अलग तरह का दस्तावेज तैयार कर रहा था जमीन पे, और भारत इसको भांप नहीं पाया। और मैं कहता हूँ कि भारत से गलती एक बार ऐसे ही 1962 वॉर में हुई हमारी, कि हम आइडियलिज्म को लेकर गए और हिंदी चाइना भाई भाई का नारा दिया, चाओ इन लाई को समझ नहीं पाए। ये इससे कुछ यहाँ भी ऐसे हुआ, और कहा तो ये जाता है कि नवाज शरीफ को भी नहीं मालूम था कि परवेज़ मुशर्रफ की अपनी एक अलग ही वो थी रणनीति थी, उनको भी उन्होंने नहीं बताया था, ये उनकी इंटरनल जो जानकारी है। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान ने पुनः वही काम किया जो इतिहास में वो कई बार करता रहा, और ये लाहौर डिक्लेरेशन इट वाज फाइनली डिफाइंड एज ए पीस ऑफ पेपर। जब वापस आते हैं तो इसमें ये कहा गया कि ठीक है, उस दिन जब हुआ बात, लाहौर डिक्लेरेशन की बातें हुई, तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमारा जो कश्मीर का इशू है या कोई भी भारत पाकिस्तान का इशू है, बायलैटरली हम इसको रिजॉल्व करेंगे, इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यही शिमला एग्रीमेंट का एक जो कह सकते हैं जीवंत एक दस्तावेज था वो, कि हम बायलैटरल सब बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस पर किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं होगा पहली। दूसरा ये था कि LOC को हम रेस्पेक्ट करेंगे, शिमला एग्रीमेंट की बात थी, वो यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया कि हम LOC को रेस्पेक्ट करेंगे। और हो क्या रहा था वहाँ पर, LOC को क्रॉस करने की, LOC को इन्फिल्ट्रेट करने की तैयारी बन रही थी। इस तरीके का कुछ पाकिस्तान का जो वहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो चल रहा था। तो ये जो एक प्रिटेक्स्ट था कि 2 महीने के बाद, और इंडियन लीडरशिप को, वाजपेयी जी को बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरनली बहुत वो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि उनकी फिलॉसफी थी कि हमेशा कहते थे कि मैं पड़ोस को नहीं बदल सकते हम। उनकी फिलॉसफी थी कि थोड़ा सा साथ चले और प्रेम से चलें तो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए साउथ एशिया का जो जोन, कन्फ्लिक्ट जोन कहा जाता है, और उस जोन में वो ऐसे लीडर थे कि यात्रा की, और उसके बाद आपको बता दें कि 2001 में परवेज़ मुशर्रफ भारत आते हैं, आगरा जाते हैं। जब आगरा वो जाते हैं भारत, तो एक लेडी, उनका हम इंटरव्यू देख रहे थे, वो बता रहे थे कि एक लेडी ने कहा, ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में बता रहे थे कि कैन बी ट्रस्ट ऑन दिस मैन, क्या हम इस व्यक्ति पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि इसके बावजूद भी डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाने में उनकी एक फिलॉसफी थी कि हमेशा जो संवाद है वो हमेशा होते रहने चाहिए, क्योंकि संवाद से समझौते होते हैं, और समझौते से क्या होता है, एक शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये फिलॉसफी थी उनकी। एक ये ऐसा देखा गया है कि जैसे ये वॉर हुई उसके बाद जो है पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया गया, इसकी क्या वजह थी? देखिए, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि पाकिस्तान ने वो कृत्य किया जो एक तरह से इंटरनेशनल जो नॉर्म्स होते हैं उसको वो क्या किया कि वायलेट किया। बिल्कुल। और नॉर्म्स क्या है कि यदि हम आपके साथ कोई ट्रीटी करते हैं, कोई हमारी बायलैटरल डिक्लेरेशन होता है, तो एटलीस्ट उस पर थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए तो उस पर हम चले आगे। हाँ, और ये तो वही है कि आज शादी भी आज हुई और आज ही डाइवोर्स हो गया, तो इवन डाइवोर्स की तैयारी भी पहले चल रही थी। तो ये वैसे हुआ कुछ कि पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान वाज आइसोलेटेड इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली। और मैं इसका बहुत दिलचस्प कहानी बताऊंगा
कि ये खुद उसके एलाई जो कुछ कंट्री थे, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्री थे, वो भी बहुत ही अनकम्फर्ट थे इस डिसीजन के कि एक तरफ तो अभी हम साउथ एशिया में अमन चैन का एक इकोसिस्टम देखने जा रहे थे, और दूसरी तरफ तो ये क्या हुआ सडनली ओवरनाइट क्या हो गया। और 2 महीने के बाद ही मई में आपका धीरे धीरे भारत को लगा कि थोड़ा बहुत ऐसा इन्फिल्ट्रेशन है। इसके बाद फिर जब पूरी पता चला इंडियन और डिफेंस फोर्सेस को कि ये तो पूरी तरीके से इनके प्लान है कि हम भारत के जो सामरिक जगह थी, जो सामरिक स्तर, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे, वहाँ तोलोलिंग जैसी जगह वहाँ पर वो आ जाते हैं। तो और इंडिया वॉज शॉक्ड, इसको शॉक कहा गया, इट वॉज शॉक्ड। भारत स्तब्ध था कि आखिर हुआ क्या। 2 महीने बाद पहले 2 महीने के पहले हम सिमला एग्रीमेंट की बात बोल रहे हैं कि हम देखिए हम साथ चलेंगे, अमन का पैगाम हमारा मंत्र होगा और सरहदें महफूज होंगी। तो ये हुआ क्या, तो इंटरनेशनली हुआ क्या कि कोई कंट्री, कई बार देखिए एज ए फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, और मैं आपको जैसे कि हम क्लासों में बच्चों को पढ़ाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो उसमें एक यथार्थवाद के सिद्धांत है जो रियलिज्म ये कहता है कि मॉरल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। नैतिकता जो होती है, रियलिज्म का कहना है कि ये जो मॉरलिज्म है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्टों को, राष्ट्रीय हित को साधने के लिए अंत में आपकी ताकत, आपकी शक्ति ही काम आती है। तो ये सच है। और यही, लेकिन कभी कभी एक्सपोज करने के लिए और मॉरलिज्म बड़ा काम करता है। और यही हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय वाजपेयी जी बार बार कह रहे थे कि जब वॉर स्टार्ट भी हो गया तो उन्होंने कहा कि हम LOC को क्रॉस नहीं करेंगे। उनका स्ट्रिक्ट ऑर्डर था हमारे डिफेंस फोर्सेस को कि हम LOC के अंदर रह करके पाकिस्तान को बाहर करेंगे वहाँ से। दैट मीन्स कि अभी भी हम शिमला एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार थे। लेकिन वहाँ पर और इस वजह से एक छवि बनी कि देखिए हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अभी भी जो बातें करता है, जो कन्वेंशंस हैं, जो एग्रीमेंट हुए हैं, उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब बातों को लेकर के कुछ एलाइज थे तो हमारे साथ क्लासिकली हमेशा रहे, जैसे रशिया था, बहुत ही स्टॉन्च तरीके से खड़ा था, और इजराइल था। इसकी बात हम अगले चर्चा करेंगे इजराइल की, कि इजराइल बहुत ही अनफ्लिचिंग सपोर्ट इजराइल का मिला। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल है अमेरिका का। वो अमेरिका जिसके गोद में पाकिस्तान 50 वर्षों तक पलता रहा, तो वो अमेरिका जिसके गोद में जो एशियन पॉलिटिक्स की, स्पेशली साउथ एशिया में और कोल्ड वार के समय सोवियत यूनियन को परेशान इनक्रोच करने के लिए एक ऐसा बच्चा तैयार किया था अमेरिका ने कि जब चाहा उसको वैसे खिलाया, जब चाहा तो गोद से बाहर किया, जब चाहा तो गोद में बैठा लिया, जब चाहा तो IMF उनको लोन देता रहा, उनको आर्म्स रेस के लिए प्रमोट करता रहा। अब बोलता, और एक तरफ जो पाकिस्तान, ये दुनिया जानती थी, अमेरिका जानता था इट इज़ द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, उसके बावजूद और फ्यूल करता रहा थ्रू इकोनॉमिक एंड डिफेंस असिस्टेंस के थ्रू। अमेरिका जानता रहा कि भारत को पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करता है, बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन एक कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स थी उस समय, जो ब्लॉक रीडिंग पॉलिटिक्स थी, और पाकिस्तान हमेशा गोद में खेलता रहा है। लेकिन क्या हुआ, वॉज इट पॉलिटिकल टिल्ट इन फेवर ऑफ इंडिया? क्या ये एक क्या हुआ, व्हाट सडनली हैपेंड? यस, ये एक डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में, एक राजनीतिक जो समुदाय है, वहाँ एक सवाल उठने लगा अचानक कि क्या कि बिल क्लिंटन ने क्या किए। कि मैं आपको बताऊंगा कि 4 जुलाई 1999 में सबमिट होती ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है, क्लिंटन और नवाज शरीफ की एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है, और डिक्लेरेशन के बीच में ही कॉल करके वाजपेयी जी को बोलते हैं कि देखिए ऐसा है, हमने इनको बोल दिया पाकिस्तान को कि आपको यू हैव टू पुल बैक योर ट्रूप्स फ्रॉम LOC, आपको तुरंत LOC से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने होंगे। और ये बताने की क्या जरूरत थी? दैट मीन्स को एश्योर कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि देखिए यहाँ हम बैठे हैं और उनको बुलाया भी गया है,
ठीक है। और वाशिंगटन डीसी पहुंचते हैं और नवाज शरीफ वहां जाते हैं और गिड़ाते हैं कि भैया क्या करें। तो आइसोलेशन तो पहले ही हो चुका था, लेकिन सवाल ये है कि जिसके संरक्षण में, जिसके गोद में आप पलते पुसते हो और वो आपको डांट दे, तो एक सवाल हो कि ये क्या, वाज इट पैराडाइम शिफ्ट इन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, क्या है इसके पीछे, डिप्लोमेसी क्या है इसके पीछे, कौन सा राष्ट्रीय हित है अमेरिका का। कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल क्लिंटन का एक पर्सनल अप्रोच है, कुछ लोगों ने कहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच है। बिल्कुल इस तरीके की बहुत सी व्याख्याएं होती रहीं, लेकिन असली सवाल तो ये था कि बिल क्लिंटन ने वो पॉज को ऑन किया जो पिछले 20 साल से किसी भी अमेरिका राष्ट्रपति भारत तक नहीं आए थे। और आपको बता दूं, मार्च 2000 में, मार्च 2000 में बिल क्लिंटन की यात्रा होती है भारत में, और वो यात्रा 5 दिनों की होती है। वो जयपुर जाते हैं, वहाँ महिलाओं से मिलते हैं, कुछ ग्रामीण महिलाओं से उन्होंने मिला, बहुत ही गर्मजोशी से भारत वो एंट्री करते हैं और 5 घंटे के लिए इस्लामाबाद जाते हैं। न्यू दिल्ली 5 दिन रहते हैं, 5 घंटे इस्लामाबाद जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये साधने का प्रयास है, लेकिन साधा तो उसको जाता है जिसके पास शक्ति होती है, साधा उसको नहीं जाता जो आपके गोद में पलता है। फिलहाल बहुत कुछ समय के लिए बिल क्लिंटन 5 घंटे के लिए इस्लामाबाद जाते हैं और फिर वहाँ से वो निकलते हैं। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये हुआ कि इस समय अमेरिका के रोल को लेकर के बड़ी चर्चा हुई कि कारगिल वॉर में, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ये वही अमेरिका है जब वॉर चल, एक दूसरा इसका पक्ष और भी है जिस पर मुझे लगता है चर्चा कम हुई, लेकिन ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि वॉर के समय भारत ने अमेरिका से मदद मांगी कि हमें जीपीएस सिस्टम दे दीजिए, हमें लोकेट करना, हमारी एयर फोर्सेस जो है, हमारे हेलीकॉप्टर्स जो है, फाइटर जेट्स जो है, वो जो लोकेट नहीं कर पा रहे बंकर्स को, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जो पाकिस्तानी बंकर बन गए थे, तो हमें आपका सहयोग चाहिए। अमेरिका ने ना कर दिया, और इसी ना करने पर ही जो है भारत ने जीपीएस सिस्टम बनाना वहाँ से शुरू किया अपना, और इसी ना करने पर ही इजराइल सामने आता है। मेरा अगला सवाल यही है कि जो इजराइल है और अमेरिका की जो पूरी भूमिका है वो क्या रही है युद्ध में? अमेरिका की भूमिका तो मैंने अभी बता दिया आपको कि अमेरिका की भूमिका तो बहुत ही एक क्लियर एंड क्रिस्टल रही, ठीक, क्लियर रही। और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इतना बोल्ड डिसीजन लिया गया, पाकिस्तान को प्रेशर किया गया कि आप पुल बैक कीजिए अपने ट्रूप्स को। और यहाँ तक ये भी सुनने में आता है कि अमेरिका ने कहा कि हम डिले या डिनाई कर देंगे आपको लोन देने के लिए, तो इकोनॉमिकली आपको सेट बैक देंगे यदि आप हमारी कहानी मानते। तो एक तरह से पूरे से, और उसी वजह से अदर जो एलाइज थे पाकिस्तान के, वो भी डिस्टर्ब, मतलब वो सपोर्ट खुलकर नहीं आ रहे थे। तो ये कह सकते हैं आप कि अमेरिका का रोल बहुत क्रूशल था। इट वॉज अ टिल्ट इन फेवर ऑफ इंडिया, बट ऐसे ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रशिया की तरह जैसे सपोर्ट था, जैसे रशिया का हमेशा ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं कह सकते हैं। बिल क्लिंटन का रोल था ये मान सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीपीएस सिस्टम देने को मना कर दिया। तो आप ऐसा नहीं कि फुल हार्टेड सपोर्ट आपका नहीं था कि आप पूरे दिल से सपोर्ट करने वाले थे। फिलहाल ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना, पाकिस्तान को डिह्यूमनाइज करना इंटरनेशनल स्टेज में, यहाँ पर अमेरिका का रोल रहा। रही बात इजराइल की, तो देखिए इजराइल की बड़ी एक दिलचस्प कहानी इजराइल के साथ है। इजराइल एक ऐसा देश रहा कि भारत के साथ हमेशा उसकी कोशिश रही है कि वो भारत को हमेशा एक सपोर्ट देता रहा है। उन कारणों पर मैं नहीं चाहूँगा कि भारत बहुत ही हृदय से, दिल से इजराइल से नहीं मिल पाए 1990 तक। वो वजह बहुत सी रही, बट एक चीज़ रही कि 1990 के बाद से जब जियोपॉलिटिक्स का नज़ारा बदला, राजनीति के समीकरण बदले, तो उस समीकरण में, उस कैलकुलेशंस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय नरसिंह राव जी की सरकार में इजराइल एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन लेकर आता है भारत की जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन में, और वहाँ से फिर इजराइल का हमारा साथ स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइम आपको बताऊँगा, इस पूरे वॉर में जब ये लग रहा था कि हमारी एयरफोर्स उतना अच्छा से नहीं लड़ पा रही है और हमें सहयोग की ज़रूरत थी, और लिटरली आपको बताएं जो डिफेंस एनालिसिस्ट एक मानते हैं कि हमारी जो
आर्म फोर्सेस थी, जो थल सेना थी, वो तो लड़ रही थी। हाँ। लेकिन वो थल सेना के सेनाध्यक्ष वायुसेना से कह रहे थे कि हमें सपोर्ट चाहिए, तो वो शुरू में प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, और वायुसेना का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था एयरफोर्स का। लेकिन बाद में इन्वॉल्वमेंट होता है, बट इसको पूरी तरह से डिफ्यूज करना और उनको तबाह करना, उनके बंकरों को, उनको डिस्टेबलाइज करना, उनको डिमोटिवेट करना, उनके मॉरल्स को तोड़ना, ये तब संभव हुआ जब इजराइल का कंटिन्यूअस सपोर्ट मिलता रहा। और भारत इस एहसान को फिर तब से भूल नहीं पाया, और इसीलिए उसके जस्ट वॉर के बाद एक डेलीगेशन जाता है, आदरणीय अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जसवंत सिंह जी, अडवाणी जी, ये जाते हैं दोनों, और जाकर फिर वार्म अप होता है अच्छा सा इजराइल के साथ रिलेशन। और अभी मैं आपको बताऊं, जिस समय इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, और भारत के स्टैंड को लेकर के बात होने लगी कि देखिए ऐसा है कि शुरू में भारत तो शांत था, फिर बड़ा ही स्ट्रेटजिक पोजीशंस लेता रहा, कभी हमास की तरफ हमास नहीं, फ़िलिस्तीन की तरफ बोला गया, कभी इजराइल की तरफ बोला गया, बड़ा ह्यूमैनिटेरियन स्टैंड रखा गया। लेकिन इजराइल के जो एम्बेसडर भारत में थे, उन्होंने कहा कि भारत अब हमारा एहसान चुका रहा है। इसका मतलब है कि ये वैसा वक्त है कि भारत हमारा साथ दे रहा है। तो ऑब्वियसली है कि इजराइल हमारा बहुत ही क्रूशियल टाइम में उस समय सहयोग किया। आपने इतनी अच्छी कारगिल युद्ध से जुड़ी जानकारी दी, ज़रूर हमारे व्यूअर्स को काफ़ी जानकारी मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी और भी जानकारी के लिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें India.com।